प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आदित्य सर आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बाबू जंतुओं में जनन। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, हर एक प्रश्न का उत्तर मैं आप लोग को अच्छे तरीक़ा से समझाऊंगा ताकि आप लोग को कुछ भी चीज़ रटना नहीं पड़े, सारा कुछ आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग आपने क्या सीखा ये सारा पॉइंट को याद कर लीजिएगा ताकि आप लोग के लिए अच्छा रहे। ठीक है बच्चों, याद करने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ से आपका अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है समझिएगा। कहता है कि सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है समझाना है। तो चलिए बच्चों हम लोग इसके उत्तर में आपको किस प्रकार से लिखना है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा बच्चों मैंने यहाँ पर उत्तर को आपको दे दिया है। लिखना क्या बच्चों ध्यान से समझिए। लिखिएगा आप लोग उत्तर में कि जनन सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, क्या लिखिएगा जनन जो है सजीवों के लिए क्या है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो होता है वो जीवन की निरंतरता बनाए रखता है। अर्थात जनन के माध्यम से ही जो सजीव होते हैं अपनी जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं जिससे उनकी प्रजाति आगे बढ़ती है। ठीक है ना, जिससे उनकी वंश वृद्धि होती है अर्थात उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो होती है ना ये निरंतरता बनाए रखती है। ठीक है ना बच्चों, समझे। आगे देखिए बोलिएगा प्रजातियों के संरक्षण में मदद करता है क्योंकि यदि कोई जीव है कोई सजीव है अगर वो जनन नहीं करेगा तो उसकी प्रजाति धीरे धीरे क्या हो सकती है विलुप्त हो जाएगी। ठीक है ना, वैसा जाति का नहीं रहेगा इसलिए महत्वपूर्ण है। आगे एक और लिख सकते हैं बाबू कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है। ठीक है ना, इसलिए जनन क्या है इंपॉर्टेंट है अर्थात महत्वपूर्ण है। सभी सजीव जो होते हैं पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा होते हैं। जनन से उनकी संख्या बनी रहती है और प्राकृतिक संतुलन भी बना रहता है। बस आपको इतना ही उत्तर में लिखना है या फिर आप चाहें तो इसको और भी ज़्यादा संक्षिप्त लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा मैं आपको समझा देता हूँ। लिखिएगा बच्चों कि जनन की जो जनन सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, लिख दीजिएगा कि क्योंकि यह जीवन की निरंतरता बनाए रखता है, क्योंकि यह प्रजातियों के संरक्षण में मदद करता है और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है। ठीक है ना, ये पॉइंट अगर नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखना चाहेंगे डिटेल में ताकि आपके स्कूल के जो टीचर होंगे वो देखकर अच्छे तरीके से खुश हो जाए, उसके लिए आपको लिख देना है। ठीक है ना, अगर आपको ये बात भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, या फिर अगर कोई बच्चे संक्षिप्त में उत्तर लिखना चाहते हो इस क्वेश्चन का तो आप लोग संक्षिप्त में ये लिख लेना। ठीक है बच्चों, लिख लेना आप लोग कि जनन सजीवों की प्रजातियों को बनाए रखने जीवन की निरंतरता और प्राकृतिक संतुलन के लिए आवश्यक है। तो इस उत्तर को भी आप लोग लिख सकते हो किसमें, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है सजीवों में के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो समझ गए आप लोग किस प्रकार से लिखना है। संक्षिप्त उत्तर मैं आपको दे दिया ना, बस इतना ही लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर सारे बच्चे का क्लियर हो चुका होगा। एक बार जल्दी से दिल बनाकर बोलिए हाँ सर क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे को क्लियर है ना। आओ अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बाबू। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का सामने है बाबू। कहता है क्वेश्चन मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो आइए बच्चों निषेचन प्रक्रम क्या होता है इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं डिटेल से समझते हैं निषेचन के बारे में। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वीडियो को रोक कर लिखते हैं उत्तर, गलत बात है बाबू। आप लोग पूरा समझिए उत्तर। ठीक है, लिखिएगा कि मनुष्य में जनन के प्रक्रम में सर्वप्रथम शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। इस प्रक्रम में मादा के अंडाणु और नर का जो शुक्राणु का क्या होता है संयोजन होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। नई संतति में क्या होता है कि कुछ लक्षण जो होते हैं वह माता से और कुछ लक्षण पिता से वंशानुगत ठीक है बच्चों आता है। ठीक है ना, यह निषेचन शरीर के अंदर होता है अतः इसे आंतरिक निषेचन भी कहते हैं। बस आपको इतना ही लिखना है। तो बच्चों सीधा समझिएगा शरीर के अंदर का निषेचन इसको हम लोग क्या बोलते हैं आंतरिक निषेचन। ठीक है बच्चों, मनुष्य में जो निषेचन होता है कैसा आंतरिक, मतलब जो मादा के शरीर के अंदर ना होता है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं आंतरिक निषेचन। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि आंतरिक निषेचन होता है तो आप लोग बोल दीजिएगा कि मादा के शरीर के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन के उत्तर में किस प्रकार से आपको लिखना है इसको समझ गए। अगर क्लियर है तो आप लोग जल्दी से बताइए क्लियर है सर, जल्दी से बताइए बाबू क्लियर है ना क्लियर जी। आगे बढ़े, हाँ सर बढ़िए। एक वीवीआई पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ बाबू, इंपॉर्टेंट बात है। मैं आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है बाबू कि आप लोग जैसा कि आप लोग जान रहे हैं बाबू कि अपना एसबीएम क्लासेस का अगर आप लोग इस जैसे ये चैप्टर है आपका जंतुओं में जनन, अगर इसको पढ़ना चाहते हैं अच्छे तरीके से डिटेल में तो उसके लिए आप लोग को क्या करना होता है क्लास 8 का कोर्स लेना होता है और आप लोग क्लास 8 का कोर्स ले सकते हैं। ठीक है ना, 499 में सारा विषय पढ़ाया जाएगा, सारा विषय का नोट्स मिलेगा। ठीक है, सारा विषय का आपको
टेस्ट भी मिलता है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो 499 रुपया ज़्यादा नहीं है बाबू, एक दिन का देखिएगा 2 रुपया भी नहीं पड़ा, तो 365 दिन आपके लिए इतना में पढ़ाया जाएगा। पढ़ने के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर से आप लोगों को SBM क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जहाँ पर आप लोग गेम वगैरह नहीं डाउनलोड करते हैं वहीं से, ठीक है ना। SBM क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, कोर्स ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हो। आगे देखना बाबू, कहता है सर्वोचित उत्तर चुनिए। आपका जो उचित उत्तर है उसको सुनना, आपको क्या करना है, चुनना है। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर से बाहर। तो बच्चों आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है, अर्थात शरीर के अंदर होता है, इसको हम लोग आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन जो होता है ये क्या होता है, मादा के शरीर के अंदर होता है। मैं अभी तुरंत आपको बताया था निषेचन प्रक्रम में कि जो आंतरिक निषेचन होगा वो कहाँ होगा जी, मादा के शरीर के अंदर होगा, ठीक है। आगे कहता है एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह क्या कहलाता है। तो बच्चा उसको हम लोग कायांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, कायांतरण। तो एक बार मेरे साथ बोलोगे आप लोग, यस सर कायांतरण, समझ गए ना, तो बोलिए हाँ सर समझ गए। जल्दी से आप लोग दिल बनाकर भेजिए हाँ सर समझ गए, क्लियर है। आगे देखिएगा बच्चों, कहता है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। ओके बच्चों, इसको भी आप लोग जानते ही होंगे कि एक युग्मनज में जो पाए जाने वाला केंद्रक का संख्या होगा वो एक होता है, ठीक है बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। और युग्मनज जो अभी तुरंत हम बताए थे कि जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया द्वारा सबसे पहले जो बनता है वो क्या, आपका युग्मनज का क्या होता है बच्चा, निर्माण होता है। एंड उसमें जो केंद्रक की संख्या पाया जाएगा कितना, एक पाया जाएगा। आई होप कि प्यारे बच्चों आपका ये भी क्लियर हो चुका होगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आपका सही और गलत वाला है तो इसको भी अब हम लोग क्या करेंगे जी, समझेंगे। कहता है निम्न कथन सत्य हैं अथवा असत्य, आपको संकेत करना है। तो चलिए बच्चों समझ लेंगे क्या, ओके समझिएगा बाबू, समझ कर बनाना होगा, ठीक है। कहता है अंडपरजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। तो बच्चों बोलिएगा नो सर, ये बात तो गलत है। जो अंडपरजक, जो अंडा देने वाले जंतु होंगे वो शिशु को जन्म नहीं देंगे, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है ना बच्चा। मान लो कि कोई अंडा देता है, जैसे मान लो कि कोई पक्षी के ले लीजिए, ठीक है ना, कबूतर ले लीजिए या फिर आप गौरैया ले लीजिए, वो अंडा देता है, क्या देगा शिशु का जन्म, नहीं देगा ना बच्चे। तो आप लोग बोलिएगा सर ये बात कैसा है, असत्य है, असत्य है। तो यहाँ पर आप लोग संकेत असत्य में एफ लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिएगा एफ। ओके बच्चों, आगे करता है प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। हाँ बाबू ये बात सत्य है, तो आप लोग टी लिख दीजिएगा, ठीक है। ये बात सत्य के लिए आपको बोल रहा है टी लिखने था, हम टी लिख दिए। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। हाँ सर, मेढक में क्या कैसा निषेचन, बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ मेढक में क्या होता है बच्चा, जैसे जल है बाबू, तो जल में क्या होता है आप लोग जानते होंगे, मेढक वगैरह रहता है ना, या मछली वगैरह में क्या होता है बच्चा कि वहाँ पर आप लोग समझ जाइए शुक्राणु छिड़क देता है और पूरा जल में रहता है जहाँ भी है, तो वो क्या बन जाता है, मेढक बन जाता है। उसमें जो होता है बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। तो मैं आपको चैप्टर में बढ़िया तरीका से समझा चुका हूं। जंतुओं में जनन पढ़ना चाहते हो डिटेल से, आपका क्लास एप्लीकेशन पर देव सर लिए हैं, ठीक है ना बच्चा, देव सर आपको पढ़ाए हुए हैं। तो आप लोग साइंस पढ़ सकते हैं, देव सर से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग को बाबू 499 रुपया में सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। आप लोग को 3-3 टीचर मिलेंगे, 4-4 टीचर, ठीक है बच्चों, हर विषय के अलग अलग टीचर। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। कहा जाता है वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है, जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है, युग्मक कहलाती है। हाँ बाबू बिल्कुल सही है। अरे बाबू आप लोग बोलिए यस सर सही बात है, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। आगे कहता है कि निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका है। हाँ जी बिल्कुल, बात कैसा है जी, सही है। तो आप लोग समझे। आगे भी देखिए, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। नो सर, अमीबा में तो मुकुलन द्वारा जनन नहीं होता है, यह कथन फॉल्स हो जाएगा। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। बताइए जल्दी से, अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक है जी। तो बोलिएगा बच्चों नहीं, गलत बात है। देखिए बच्चों, हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप लोग क्या क्या कीजिए, हमने सीखा ये पॉइंट पढ़ा कीजिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हर क्लास जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, यहाँ पे देखिए अमीबा मुकुलन द्वारा जनन होता है, यहाँ पर हम बताएं नहीं, ये कथन क्या है, फॉल्स है, गलत है। अब देखिए बच्चों, अगर आप लोग ये पॉइंट सारा बोले थे याद करने, अगर याद करके रखते तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है बाबू की अमीबा स्वयं 2 भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विखंडन बोलते हैं। याद कीजिएगा ना जी, हाइड्रा में जो जनन होता है बाबू वो कैसा होता है, मुकुलन होता है, ठीक है बच्चों। इसको याद कर लीजिएगा। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसको अलैंगिक जनन बोलेंगे, ठीक है। अभी देखिए आपका एक कथन था, क्या कथन था बच्चा, बोल रहा था यहाँ पर कि अलैंगिक जनन में निषेचन आवश्यक है बाबू। निषेचन होने के लिए 2 जीव चाहिए ना जी, नर और मादा। यहाँ पर तो बाबू एक ही जीव अलैंगिक जनन में एक के जीव भाग लेगा, एक जीव में निषेचन होगा नहीं, तो स्टेटमेंट कैसा होगा, फॉल्स होगा। इस प्रकार बाबू समझना है ना जी। आगे देखिए, द्विखंडन
अलैंगिक जनन की एक विधि है? आप लोग हमको बताइए तो द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है? हम बोलेंगे बिल्कुल सर, अमीबा में तो जनन हो रहा है और वो अलैंगिक जनन की विधि है, ठीक है ना। चलना आगे देखना, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। बिल्कुल सर, अभी आप तुरंत बताए थे यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया में, है ना, ये बात बताए थे कि नहीं जी, यहाँ पर बताए थे ना, तो वही समझिएगा बाबू, है ना, याद रखिएगा सारा कुछ, तब ना अच्छा रहेगा जी। आगे देखना, भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है जी। अरे भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है? आप लोग बोलिएगा नो सर, ये बात तो फॉल्स हो जाएगा। ओके, आई होप कि प्यारे बच्चे आपको अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ चुका होगा। मुझे भी आशा है आप लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना, तो इसलिए हम आप लोग को, है ना, हम आपको थोड़ा योगदान देते। देखिए जितना मेहनत आप कीजिएगा उतना आप तेज होइएगा क्लास में। ओके बच्चों, तो ध्यान से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। कहता है युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। आपको युग्मनज में और गर्भ में दो भिन्नता बताना है, डिफरेंट बताना है। तो चलिए बच्चों हम लोग समझ लेते हैं। तो मेरा बच्चा ना रहेगा कच्चा, इस बात को लेकर हमने यहाँ पर दे दिया है अच्छा तरीका से, लेकिन थोड़ा समझना होगा बच्चों। ये नहीं कि सर वीडियो को रोक कर लिखेंगे, नहीं, गलत बात। बाबू समझ लीजिए, उसके बाद लिख लेना, ठीक है। चलो, तो एक कॉलम बनाओ युग्मनज का, एक बनाना गर्भ का। इस प्रकार से दो कॉलम बनाना। युग्मनज में लिखना कि निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर युग्मनज का क्या करते बच्चे, निर्माण करते। संलयित मतलब निषेचन प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, निषेचन के समय। ओके, यह जनन प्रक्रिया के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप बनता है। कौन? युग्मनज। लेकिन गर्भ में क्या होता है बच्चा, युग्मनज विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वो क्या कहलाता है बच्चा, गर्भ कहलाता है। समझे ना, युग्मनज विकसित होकर जब भ्रूण बनता है, भ्रूण में बदल जाता है। भ्रूण परिवर्तित का मतलब बच्चा परिवर्तन होता है, ठीक है ना। भ्रूण का वैसा अवस्था जिसमें सब जो भी शारीरिक भाग है अगर उसको पहचान लीजिएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भ बोलते हैं। और गर्भ का विकास पूरा होने पर मां नवजात शिशु को क्या करती है, जन्म देती है, ठीक है बच्चों। और गर्भ में कितने महीने रखते हैं आपको पता होगा बच्चा, कि जो होता है 9 महीने, है ना बच्चा, तो इसको आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। आइए बच्चों आगे देखिएगा, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। ठीक है सर, जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन करना। ले लेंगे भाई, अलैंगिक जनन का बहुत सारा विधि है, मुकुलन ले सकते हैं, द्विखंडन ले सकते हैं, बहुत सारा विधि है, कोई भी ले लीजिएगा, वो कोई भी दो लेना है ना, दो ले लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आई होप कि प्यारे बच्चों अब हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग रेडी है ना, लिखना नहीं बाबू, पहले समझना। तो बोलोगे कैसे लिखोगे, अलैंगिक जनन सीधा याद करो, जिसमें एक ही प्रकार का जीव भाग लेगा, सीधा बोलो, जिसमें एक प्रकार का जीव लेगा। तो बोलेंगे कैसे, वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। सीधा सा समझिएगा कि अलैंगिक जनन वह होता है जिसमें एक ही जीव भाग लेगा, ठीक है ना। जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एक ही जीव भाग लेकर नए संतान को उत्पत्ति कहते हैं, जन्म देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। और इसमें दो लिंगों की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक लिंग, ठीक है बच्चों। अलैंगिक जनन की दो विधियां, इसमें निषेचन आवश्यक भी नहीं होता, ठीक है। इसमें निषेचन आवश्यक, निषेचन के लिए चाहे दो जीव, इसमें एक के जीव लेता है, इसलिए अलैंगिक जनन में निषेचन होना आवश्यक नहीं है, ठीक है बच्चों। मुकुलन में आप लोग लिखिएगा कि वह जनन जिसमें जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं उसको लोग मुकुलन बोलते हैं। जैसे हाइड्रा में जो जनन होता है सर, मुकुलन प्रक्रिया द्वारा ही होता है। एक विखंडन होता है बच्चा, लिखना वह जनन जिसमें जीव क्या हो, विखंडित होकर अर्थात विभाजित होकर दो संतति का उत्पन्न करता है, उसको हम लोग द्विखंडन या विखंडन बोलते हैं। जैसे हम बोलिएगा अमीबा में जनन, सर द्विखंडन, अलैंगिक जनन की द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा में जन्म होता है। आई होप कि प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट कैसा लगा, मजा आया या नहीं, हमको जल्दी से बोलो यस सर मजा आ गया, सारा कुछ क्लियर है हमको। आगे बढ़िए। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। और आप लोग बड़ी कमेंट करते हैं बच्चा, बहुत ज़्यादा आप लोग लिखते हैं सर शायरी सुनाइए, शायरी सुनाइए, बहुत ज़्यादा लिखते हैं ना जी। चलिए आज सुना ही देते हैं। देखिए बाबू, कहा जाता है कि सपनों को सच बनाने का जुनून रख, सपनों को सच बनाने का जुनून रख, हर हाल में जीतने का सुकून रख, ठीक है। अगर ठान ले तू तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, अगर ठान ले तू तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, बस खुद पर भरोसा और मेहनत में सुकून रख, ठीक है बच्चे। तो आपको अपने आप पर भरोसा रखना है, सुकून रखना है बच्चा, आपको जरूर सफलता मिलेगी, बस आपको मेहनत करते जाना है, ठीक है ना। ऐसे तो आप लोग मेरे साथ मेहनत करते ही हैं, ठीक है ना बच्चों, हमको पता है आप लोग बहुत मेहनती हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। उत्तर क्या लिखना है, चलिए समझते हैं। सिंपल सा इसके उत्तर में अगर हम बताएं तो आप लोग सीधा गर्भाशय बोल सकते हैं। क्या बोलिएगा, गर्भाशय, ठीक है ना। अर्थात मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे को हिंदी लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमने यहाँ पर उत्तर में दे दिया है बच्चों कि मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। तो लिख लीजिएगा सारे बच्चे, लिख लेना, ओके, लिख लेना अच्छे तरीके से, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे का क्वेश्चन है कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। चलिए समझ लेते हैं बाबू हम लोग। चलना उत्तर में आप लोग क्या लिखना, थोड़ा सा देखना, ध्यान से समझना बाबू। लिखोगे लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। उदाहरण भी लिखना था, तो उदाहरण दीजिएगा कि टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो तैर सकता है तथा छलांग लगा सकता है। यही आपका क्या है, एग्जाम्पल है। यही था क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे एंड अच्छा लगा होगा आपको, तो जल्दी से बताइएगा। एंड सारे बच्चे अगर लाइक नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए, अर्थात अंतर बताना है आपको। ओके, और ये VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए बच्चों, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में अंतर आपको किस प्रकार लिखना है, चलिए हम आपको बताते हैं बच्चों। लिखना है आप लोगों को कि वह निषेचन, पहले इस प्रकार कॉलम बना देना, लिखना वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक है, जैसे में मानव, मुर्गी, गाय, कुत्ता, ये सब में जो निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन होता है वह निषेचन जो शरीर के बाहर होता है। सिंपल याद रखना, जो शरीर के अंदर होगा उसको आंतरिक निषेचन। अंदर किसके अंदर होगा जी, मादे के अंदर होगा जी, तो बोल देना मादा के अंदर जो भी निषेचन होता है ना शरीर के अंदर, तो उसको आंतरिक निषेचन। जो बाहर निषेचन होगा उसको बाह्य निषेचन बोलेंगे। ठीक है ना, जो शरीर के बाहर होता है। ठीक है, तो जलीय प्राणी में जो निषेचन होता है, जैसे मछली में जो भी निषेचन होगा कैसा, बाह्य निषेचन होगा। ठीक है, समझ गए ना। चलना आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। जाते जाते क्वेश्चन नंबर 10 भी बता देते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द आपको पहली को पूरा करना है। कहता है बाईं से दाईं की ओर, बाईं से दाईं की ओर आपको लिखना है बच्चा। ठीक है ना, तो बच्चा कैसे लिखोगे, तो चलो समझते हैं हम लोग। कहता है यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं, तो कहाँ पर होगा जी, बाईं से दाईं की ओर। बताओ आप लोग जल्दी से, तो बच्चों आप लोग बोल दीजिएगा क्या, तो बोल दीजिएगा यहाँ पर अंडाशय, अंडाशय। क्लियर। चलिए आगे देखिए, वृषण में उत्पादित होते हैं, क्या होते हैं जी, वृषण में उत्पादित होते हैं शुक्राणु, शुक्राणु। ठीक है, चलना आगे देखना। हाइड्रा का अलैंगिक जनन है, हाइड्रा का अलैंगिक जनन है, बोलिएगा मुकुलन, मुकुलन। ठीक है, चलना आगे देखना बाबू। हाइड्रा का अलैंगिक जनन है, ये हो गया ना ये तीनों। चलना आगे देखना बाबू, यह मादा युग्मक है, मादा युग्मक अंडाणु। ठीक है, चलो नर एवं मादा युग्मक का मिलना ये निषेचन कहलाता है, निषेचन। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, एक अंडपरजक जंतु, तो बच्चों आप लोग बोल दीजिएगा अंडपरजक जंतु कोई भी जो अंडा देती हो 4 नंबर में। तो देखिए इस प्रकार से मुर्गी, मुर्गी ही बोल देते हैं। तो इस प्रकार देखिएगा प्यारे बच्चे, आपका ये मुर्गी हो गया जो कि 4 नंबर में था, अंडपरजक जंतु में हो गया ना। अच्छा, नर एवं मादा का मिलना, तो यहाँ पर अभी तुरंत हम आपको बता दिए निषेचन। ओके ना, उसके था बाबू एक मादा, यह मादा युग्मक, तो मादा युग्मक में भी हम आपको तुरंत बता दिए है ना, क्या बताए थे बाबू, अंडाणु। ठीक है ना, चलना आगे देख लेना। यहाँ अंडाणु उत्पादित होते तो कहाँ पर, तो अंडाशय में, ये भी बता दिए। उसके बाद आपका क्या था, वृषण में उत्पादित तो शुक्राणु, ये बता दी। हाइड्रा का अलैंगिक जनन मुकुलन। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपका जो ये भरने वाला था ये भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। इस प्रकार आपका ये चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर क्लियर होता है। मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार हमसे साइंस पढ़ते रहिए। आप लोग को जब भी साइंस पढ़ना होगा, कोई भी चैप्टर पढ़िए, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 जो भी चैप्टर है बाबू सबका क्वेश्चन आंसर हम करवा चुके हैं। आप लोग देखते रहिए। एंड साइंस का पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माई ऐप का लिंक है, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने पढ़ाई को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।